नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। मैं विकास भट्ट नोरा सुपर 50 ई स्कूल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली दो प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं जिनके नाम प्रायिकता और सांख्यिकी हैं। अब हम जो प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं वो प्रश्नावली 1 है, जिसको हम वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। इसके कुछ बेसिक मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। बेसिक पढ़ाने के बाद में हम प्रश्नावली शुरू करेंगे 1.1 और 1.2 इस तरीके से। तो एक वीडियो में तो इस चीज को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे हम 2 या 3 वीडियो के अंदर इसको पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो है वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है। एक को हम बोलते हैं परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो उनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, हम यहाँ सबसे पहले बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें जो भी बेसिक काम में आने वाले हैं वो आपको सारे इसी में लिखने हैं। ठीक है, आपको पहले भी पता होगा, पिछली प्रश्नावलियों में भी हमने सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसकी हम चर्चा करते हैं। पहला हम समझेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों परिमेय संख्याएं। ठीक है, यहां एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहां ये जो P और Q है ये पूर्णांक है और Q का जो मान है वो हमें 0 नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम Q की जगह 0 लेते हैं, जैसे मान लो हमने P की जगह 2 ले लिया और Q की जगह हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो 0 का अगर हम भाग लगाएंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा। और अनंत एक कैसा पद है, अपरिभाषित पद है, यानी उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि अनंत क्या चीज है। तो 0 रखने पर अपरिभाषित पद हमें प्राप्त होगा, इसलिए हमें क्या करना है, Q की जगह 0 नहीं रखना है। बाकी और कोई भी पूर्णांक जो है वो रखे जा सकते हैं। अच्छा, पूर्णांक अगर आप देखना चाहते हैं तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक। ठीक है, यानी इसमें पूरे अंक काम में लिए जाते हैं। पूरे अंक कौन कौन से हैं, तो प्लस वाले भी इसमें काम में आते हैं, माइनस वाले भी काम में आते हैं और 0 भी काम में आते हैं। इसीलिए हम कई बार पढ़ते हैं कि पूर्णांक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है, उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि हमें प्रश्नावली जो है वास्तविक संख्या उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है। और ये सब चीजें हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बोलकर सारी चीजें समझाऊंगा जो इससे रिलेटेड है। तो आप चाहें तो आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं। बाकी लिखवाने की जो चीजें हैं, मैं केवल मेन मेन चीजें जो प्रश्नावली से रिलेटेड है वही आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो ये पहली परिभाषा जो है आपको याद रखनी है कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जितने भी प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सारी किसके अंदर आती है, परिमेय संख्या के अंदर आती है। इसके अलावा अंडर वाली संख्याएं जो अंडर से बाहर निकल सकती है, यानी जिनका वर्गमूल निकल सकता है, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। भिन्न वाली जो संख्याएं, भिन्न वाली संख्याओं के अंदर भी क्या होता है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, वो सारी संख्याएं परिमेय में आती है। और जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, वो सारी किस में आएगी, अपरिमेय में आएगी। तो ये थोड़ा आपने 9th में पढ़ रखा है तो वहां से आप कवर कर सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये पहली संख्या कंप्लीट है, कौन सी, परिमेय संख्या। दूसरी जो संख्या है दोस्तों वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं या संख्याएं कह सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। देखो आगे ध्यान दीजिएगा,
अपरिमेय संख्याएं, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, यहां भी वही सेम चीज आएगी, P और Q जो है वो पूर्णांक है और Q जो है वो बराबर नहीं है किसके, जीरो के। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो एक तो हमें पता है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, कई बार पढ़ते हैं हम कि पाई जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। हालांकि पाई का जो मान है हम लिखते हैं 22/7 या 3.14, तो वो तो निश्चित दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो निश्चित नहीं है, कैसा है, अनिश्चित है। उसको हम निश्चित रूप में काम में लेते हैं ताकि प्रश्नों को हल किया जा सके। तो वास्तव में जो पाई है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा अंडर रूट वाली वो संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता या जिनको अंडर रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो भी किस में आएगी, अपरिमेय में। पॉइंट वाली संख्याएं देखोगे या दशमलव वाली संख्याएं देखोगे तो उसमें अशांत अनावर्ती जो है, यानी जिनका दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है, यानी रिपीट नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उसको भी आप किस में शामिल करोगे, अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। देखो अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की, जो कि हमारी प्रश्नावली का नाम है। प्रश्नावली का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं, इसकी परिभाषा में आपको सीधा ध्यान रखना है कि परिमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दो प्रकार की संख्याएं इसमें शामिल होगी। ठीक है, और इन दो प्रकार की संख्याओं को जब हम शामिल करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि लगभग लगभग सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं को अगर आप छोड़ दोगे, जैसे सम्मिश्र संख्या वगैरह जो है उनको हम काल्पनिक में मानते हैं, तो काल्पनिक संख्याओं को अगर आप छोड़ दोगे तो उसके अलावा बची हुई सारी संख्याएं जो है वो क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अब तक हमने किताब में लगभग लगभग जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, चाहे वो अंडर रूट वाली हो, चाहे दशमलव वाली हो, चाहे भिन्न के रूप में हो, है ना, चाहे पूर्णांक हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो सारी संख्याएं जो है वो कैसी होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। क्योंकि संख्याएं जो है वो दो ही प्रकार की हम अधिकतर पढ़ते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो दोनों को अगर एक साथ लिखा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सारी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक है, सारी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपके समझ में आ गई होगी। इसी के बारे में हम पूरी प्रश्नावली में चर्चा करने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। देखो तीन चीजें हम इसमें देख चुके हैं, अब ध्यान दीजिएगा। देखो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड से संबंधित। ठीक है, क्योंकि जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है उसमें हमें अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से संबंधित, तो हमें एक चीज इसमें ध्यान रखनी है। देखो इसी में शब्द से ही आपको समझा देता हूं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्याएं इसमें काम में आएंगी, अभाज्य संख्याएं काम में आएंगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, या हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड। ठीक है, यानी गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब गुणा प्लस खंड, यानी गुणा के रूप में टुकड़े। गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, गुणा के रूप में टुकड़े। और वो जो टुकड़े होंगे उनमें कैसी संख्याएं काम में आएंगी, अभाज्य संख्याएं काम में आएंगी। अभाज्य संख्या आपको पता है, ऐसी संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड का मतलब है ऐसे गुणनखंड जिनमें अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूं कि क्या क्या है। देखो अभाज्य संख्याएं,
तो अभाज्य संख्याएं जो है उनमें हम एक को शामिल नहीं करते हैं। शामिल किसको किया जाता है? दो से हम उस अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। तो दो ऐसी संख्या है जिसमें केवल दो का ही भाग जाता है। इसके बाद क्या आएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 के बाद क्या आ जाएगा? 7। 7 के बाद क्या आ जाएगा? 11। 11 के बाद 13, फिर 17, 19। इस तरीके से हम आगे लिखते हैं। ये सारी संख्याएं कैसी है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं अपने को इसमें काम में लेनी है। किसमें? अभाज्य गुणनखंड में। इसके बाद में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों लैसे और मैसे, है ना। पहले मैं लिख देता हूं मैसे। ठीक है, मैसे को जो है हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? महत्तम समापवर्तक या समापवर्त्य भी कहा जाता है, एक ही बात है। ठीक है ना, ये हम कहेंगे इसको। और इसका जो अंग्रेजी नाम है वो लिखा जाता है दोस्तों HCF। क्या लिखा जाता है? HCF, जो कि क्या हो जाएगा? H का मतलब हो गया हाईएस्ट। H का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट। C का मतलब क्या हो गया? कॉमन। ठीक है, और F का मतलब क्या हो गया? फैक्टर। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए आपको इसका पूरा नाम, तो आपको ध्यान रखना है कि HCF जो है उसको क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में आप ध्यान रखोगे कि यहां एक शब्द हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा? महत्तम। इस महत्तम का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? अधिकतम। ठीक है, इस महत्तम का मतलब ही क्या होता है? अधिकतम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे महत्तम यानी अधिकतम, और अधिकतम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाईएस्ट वाला जो पद है वो HCF के रूप में है। तो आपको क्या लिखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्योंकि प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वो या तो कहेगा मैं से ज्ञात करो या कहेगा HCF ज्ञात करो। ज्यादातर वो कोशिश करता है कि परीक्षा में HCF लिख देता है। अब जो बच्चा मान लो उसकी हिंदी उसको पता नहीं है तो वो गलत करेगा निश्चित रूप से। वो HCF को ले से भी मान सकता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो है लैसे। दूसरा क्या है? लैसे। लैसे को हम हिंदी में लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। क्या लिखेंगे दोस्तों? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये हमें उसको लिखना है। और इसका जो इंग्लिश नेम है वो क्या है? LCM। ठीक है, क्या नेम है? LCM। LCM क्या होता है? देखो ध्यान दीजिएगा। L का मतलब होता है दोस्तों लीस्ट। क्या होता है? लीस्ट। C का मतलब है कॉमन, और M का मतलब है मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां एक चीज हमें समझनी है। देखो लघुत्तम का मतलब होता है कम से कम। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? कम से कम, या उसको हम न्यूनतम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? न्यूनतम। ठीक, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लीस्ट शब्द हमें दिखाई दे रहा है, इस लीस्ट शब्द का मतलब भी क्या होता है? न्यूनतम या कम से कम। ठीक है, तो अगर हमें शब्दों का अर्थ पता है तो हम आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो एग्जाम में हमें पूछा जाएगा LCM ज्ञात करो, तो हमें पता है कि L का मतलब लिस्ट होता है, और लिस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम या न्यूनतम, और कम से कम को ही क्या बोला जाता है? लघुत्तम। लघु यानी छोटा, और लघुत्तम यानी छोटे से छोटा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि लेसे जो है उसको अंग्रेजी में LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, और मैसे को अंग्रेजी में HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इनमें इनके बारे में हमने कई बार पढ़ा है, देखो छोटी क्लासों के अंदर, कि मैसे कैसे निकाला जाता है। तो मैसे हमें पता है, मैसे निकालने के लिए हम एक लाइन खींच देते हैं और उस लाइन के द्वारा हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं उसके। ठीक है ना, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। इस तरीके से हम लाइन खींच देते हैं। मान लो हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, तो हम क्या करते हैं फिर? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्याओं के भाग लगाते जाते हैं। जैसे हमें इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाना है, 2 का भाग जब तक जाएगा देते रहेंगे, नहीं जाएगा तो फिर आगे वाली अभाज्य संख्या का भाग हमें लगाना है। ठीक है ना, ये लगाने के बाद में तो में से जो है वो अलग अलग निकाला जाता है। अलग अलग निकालेंगे, और अलग अलग निकालने के बाद में उनमें से जो कॉमन होगा वो में से हो जाएगा। और ले से कैसे निकाला जाएगा? ले से एक साथ निकाला जाएगा। ठीक है ना, तो प्रश्न आप देखोगे तब आपको ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। देखो ये एक बार नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। देखो ये प्रश्न आप जब प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी उसमें मैं आराम से आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, तो इसकी कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। आगे ध्यान दीजिएगा। चलो आगे ध्यान देंगे। देखो पॉइंट नंबर 6, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? देखो
पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों, मैं से तथा ले से में संबंध। ठीक है, मैं से तथा ले से में संबंध। तो हमें एक सूत्र देखने को मिलेगा इसमें, जो मैं से और ले से के संबंध को बताएगा। उससे संबंधित प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एग्जाम में वो पूछ लिए जाते हैं हमें। कैसे, क्या सूत्र दिया हुआ है, देखो ध्यान दीजिएगा। सूत्र दिया हुआ है दोस्तों, अगर हम हिंदी में इसको लिखते हैं, ठीक है ना, हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी में लिखा जाएगा मैं से इंटू ले से बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये सूत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो आगे ये सूत्र में देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसके अलावा देखो, इस सूत्र को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर इसको इंग्लिश में लिखोगे तो मैसे को क्या कहा जाता है, आपको पता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम किसको कहा जाता है दोस्तों, लेसे को कहा जाता है। तो यहां हम लिखेंगे एलसीएम। और यहाँ जो दोनों संख्याएं लिखी गई है या दोनों पूर्णांकों का गुणनफल लिखा गया है, वो दोनों पूर्णांक जो है वो a इंटू बी लिखे जा सकते हैं। ए यानी पहला पूर्णांक, बी यानी दूसरा पूर्णांक। तो यहाँ इंग्लिश में अगर उसको लिखोगे एचसीएफ एलसीएम के रूप में, तो ये वाला सूत्र बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो यहां से छोटा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैसे और लेसे में संबंध से संबंधित कुछ संख्याएं दे दी जाएगी, मैसे या लेसे में से एक चीज दे दी जाएगी, तो आपको पूछेगा भी ज्ञात करो इसमें से क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इस सूत्र का प्रयोग आपको करना है। ये हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 6। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 में हम जो पढ़ रहे हैं उसको मैं लिख देता हूं दोस्तों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय, ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, इस प्रमेय के अंदर देखो मैं लिखता हूं प्रमेय क्या है ये। इस प्रमेय के अनुसार इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा। किसी भाज्य संख्या को, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणा या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहां 10 लिखता हूं, तो ये जो 10 है इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 5। तो 10 जो है वो कैसी संख्या है दोस्तों, ये भाज्य संख्या है। ये तो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। और ये जो हमें दी गई है, ये जो संख्या हमें दिख रही है, ये कैसी है, अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये प्रमेय हो गई कौन सी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार क्या लिखना है अपने को, इस प्रमेय के अनुसार किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये देखो, ये कोई भाज्य संख्या है, इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में। इस प्रमेय को हम कहेंगे दोस्तों अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, आप यहां तक नोट कीजिए इसको फटाफट। चलो आगे ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब ये जो पॉइंट है, ये हम लगभग लगभग इस प्रश्नावली में जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं उनके बेसिक हमने देख लिए हैं। और भी कोई होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है ना, मेरे हिसाब से लगभग ये सारी चीजें आ चुकी है जो अपने को प्रश्नावली में काम में लेनी है। ठीक है ना, अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। देखो इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये आ गया दोस्तों, देखो प्रश्नावली का जो नाम है हमारा वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब आ जाते हैं हम सीधे पहले नंबर के प्रश्न पे।
ठीक है, पहला नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने ये दिख रहा है, देखो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है अपने को, तो कैसे हल करेंगे देखो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां हो गया देखो, ये मैं लिख देता हूं 140। 140 में हमें भाग लगाना है। ठीक, इसको पढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखो छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे दो से विभाज्यता का नियम है ना, विभाज्यता के नियम पढ़ते थे हम। ध्यान दीजिएगा, देखो एक मिनट, इसमें छोटी क्लासों में हम नियम क्या क्या पढ़ते थे, एक तो पढ़ते थे दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता पढ़ते थे ना। दो से विभाज्यता में हम क्या देखते थे कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो उस संख्या में दो का भाग जा सकता है। तो ये नियम आपको अच्छे से याद करना है, दो वाला। ठीक है ना, इजी सा नियम है कि इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। उस संख्या में किसका भाग जा सकता है, दो का भाग जा सकता है। ठीक, एक हमें 3 का नियम याद करना है, क्योंकि 3 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और सबसे पहले इन्हीं का तो भाग लगता है। ठीक है, 3 से विभाजित है। इसका नियम क्या है, अंकों के योग में, अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से। अगर वो 3 से विभाजित होगा तो आप उसको 3 से विभाजित हो सकता है, या 3 का भाग आप लगा सकते हो उसके अंदर। ठीक है ना, यानी 3 से हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका। एक नियम कौन सा है, 5 से विभाज्यता। एक कौन सा है, 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, इसमें क्या है, इसमें हमने पढ़ा होगा कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, इकाई का अंक कैसा है, 0 या 5 है, तो वो किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से। ठीक है ना, और आपको नियम याद हो चाहे नहीं हो, उनकी ज्यादा विशेष आवश्यकता नहीं है। कम से कम ये 3 नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये 3 क्यों, क्योंकि हम जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, 2 का भाग लगाएंगे, फिर नहीं जाता है तो 3 का लगाएंगे, 3 का नहीं जाता है तो 5 का लगाएंगे। तो ये 3 नियम आपको याद करने, क्योंकि ये तीनों ही ज्यादा काम में आएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखो प्रश्न के ऊपर आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिएगा, लैंग्वेज में आप बना के तरीके से लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदुओं में आप लिख लेना अगला पॉइंट लगा के। ठीक है ना, विभाज्यता के नियम। अब आ जाओ देखो आगे, अब हम बात करते हैं प्रश्न की। ये प्रश्न हमारे सामने है 140। ठीक, कैसे हल करना है, देखो इकाई का अंक हमें दिख रहा है 0, क्या दिख रहा है, 0। तो सबसे पहले भाग लगाएंगे हम 2 का। नियम पढ़ा ना हमने, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 0 आ रहा है, तो 2 का भाग लगाओगे। 2 का भाग लगाओगे, देखो कितना हो गया, 7 बार में हमें 14 दिखाई दे रहा है। ठीक, और ये हो गया 0, यानी 70 बार इससे विभाजित हो सकता है ये। अब वापस हमें इकाई का अंक 0 दिखाई दे रहा है, तो फिर वापस हम 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया, देखो 2 तिया 6, 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, तो हम आगे क्या बना देंगे, इसको 10 बना देंगे। 10 हो गया तो क्या हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखते जाना है। अब देखो 35 आ गया, 35 का इकाई का अंक 5 है, तो हमें पता है इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसको 5 से विभाजित किया जा सकता है। लेकिन जिन संख्याओं में 0 या 5 इकाई का अंक दिखाई देता है उसको पहले 3 से जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है ना, हो सकता है उसको जोड़ने पर 3 से विभाजित कोई संख्या आ रही हो, क्योंकि 2 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। तो डायरेक्ट 5 का नहीं देना है, पहले 3 के लिए चेक करना है। 3 के लिए चेक करोगे तो ये तो सीधी सी बात है, 35 में 3 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो सीधे मैं 5 का भाग लगा देता हूं, कितनी बार गया, 7 बार, और 7 में केवल और केवल किसका भाग जाएगा, 7 का। ठीक है, हमें कहा गया है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। ठीक, तो वो लिख देते हैं हम, कहां दिक्कत है देखो। तो ये लिख दिया दोस्तों हमने 140। 140 के बराबर में हम ये लिख देंगे, ये अभाज्य गुणनखंड है इसके, तो यहां आ जाएगा देखो कितना, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 2 यहां कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कह देंगे, इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, क्योंकि ये दोनों एक एक बार आ रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। बात समझ में आई होगी आपके। तो ये अभाज्य गुणनखंड अपने को इस तरीके से निकालने हैं। ठीक, तरीका ये रहेगा कंप्लीट लिखने का, इसको नोट कीजिए आप। चलो आगे ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है आपको मैं SW के तौर पे इसको देता हूं कि आपको इसको खुद ट्राई करना है। ठीक है ना,
156 के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। बिल्कुल सिंपल। आपको अगर 140 समझ में आ जाता है तो 156 मेरे को नहीं लगता कि आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन है 3825। इसको देखते हैं। देखो ये कैसे होगा। ये 3825 इकाई का अंक 5 है, तो हम 2 का भाग तो नहीं दे पाएंगे इसके अंदर, तो 3 के लिए चेक करते हैं। पहले 3 के लिए चेक करेंगे तो देखो जोड़ के देखते हैं इनको। 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 8 कितना हुआ 15, 15 में 3 जोड़ने पर कितना आया दोस्तों 18 आ गया। ठीक है, यानी 18 का मतलब 3 से विभाजित है, तो 3 से इसको विभाजित किया जा सकता है। तो 3 का भाग लगाते हैं सबसे पहले। 3 एकम 3, 8 में लगाया 3 दूने 6, यहाँ 2 बचेगा, 3 साते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। क्लियर है यहां तक। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। देखो इसको जोड़ते हैं, क्या आता है। देखो 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 1 15, यानी वापस किससे 3 से दे सकते हैं भाग। 12 में लगाया 3 चौक 12, 7 में लगाएंगे 3 दूने 6। ठीक है, यहाँ 1 बच गया, 3 पंजे 15। क्लियर है यहां तक भी। आगे ध्यान दीजिएगा। देखो 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 4 कितना हुआ 11, यानी अब 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा तो हमें दिख रहा है इकाई का अंक 5 है, तो हमें 5 का भाग देना है। ठीक है, 5 से हम विभाजित करते हैं। देखो इसको 42 में देना है। 8 बार में कितना हुआ 40, 2 बच गया, यहाँ दो बचते हैं कितना बन गया 25 बन गया। 5 बार में 25, वापस किसका भाग देना है 5 का। 8 में लगाओगे 5 एकम 5, यहाँ 3 बच गया, 5 7 35, और 17 में किसका भाग चल जाएगा दोस्तों 17 का। ठीक है, तो ये आ गया इसके अंदर। अब इसको व्यवस्थित रूप में लिखना है। व्यवस्थित रूप में लिखोगे तो देखो क्या तरीका हो गया कि 3825 बराबर में ये हमें लिखना है। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो ये आ जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। ठीक है, या 3 2 बार आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। 5 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। इंटू 17 एक बार है तो 17 को 17 की घात 1 लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये भी इस तरीके से अपने को 3825 वाला प्रश्न करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, चाहो तो आप इस पे इंपोर्टेंट लिख सकते हो, एग्जाम के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे ध्यान देंगे। नोट कर लिया होगा आपने। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसको भी आप चाहो तो इंपोर्टेंट लिख सकते हो। अगर आपको नियम याद है तो ज्यादा दिक्कत इनमें नहीं आने वाली। जैसे ये 5005 हमें दिया गया है। ठीक है, भाग लगाओगे, इकाई का अंक 5 है, जोड़ने पर 10 ही बनेगा, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। सीधा किससे विभाजित करना है अपने को 5 से विभाजित करना है। ठीक है, देखो 5 एकम 5, 2 जीरो इसी के इसी, फिर 5 एकम 5। अब 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 5 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है 7, 7 के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में ये प्रश्न आए कि सर 7 का नियम आपने क्यों नहीं लिखाया। तो नियम इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि 7 का नियम जो है 11 का नियम जो है वो नियम ही इतने बड़े हैं कि उनको लगाने में टाइम लगेगा, तो तब तक हम भाग लगा के देख लेंगे। तो मैंने केवल जो बेसिक नियम है जिनको आसानी से लगाया जा सकता है, जो कि 3 ही है, 2 3 और 5, तो वो मैंने बता दिए आपको। ज्यादा उसमें नियमों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो 7 का हम डायरेक्ट भाग लगा के चेक कर लेंगे। ये हो गया। देखो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 या 21, यानी इसमें 7 का भाग जा सकता है आसानी से। ठीक है, सबसे पहले 10 में लगाते हैं, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, यहाँ कितना बच गया 2, तो ये हो गया 7 या 21। ठीक, अब ध्यान दोगे तो 7 का भाग अब वापस नहीं जाएगा इसके अंदर। 7 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है 11, 11 का भाग लगाओगे तो 11 का भी भाग इसमें जा सकता है। देखो 11 एकम 11, यहाँ 3 बचेगा, 11 तिया 33, और 13 में सीधा किसका भाग लग जाएगा 13 का भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 5005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस वाले प्रश्न को हल करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट इसको। चलो आगे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो अभाज्य गुणनखंड पूछे गए इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन अपन मान सकते हैं इसको। देखो ध्यान दीजिएगा कैसे हल होगा। 7429 के अभाज्य गुणनखंड में निकालने। इकाई का अंक 9 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए चेक करते हैं। देखो 3 के लिए चेक करोगे तो 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना हो गया 22। 3 के पाड़े में 22 नहीं आते, यानी 3 से भाग नहीं जाएगा।
इकाई अंक 9 है तो 5 का भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से विभाजित करोगे तो 7 एकम 7, 4 में नहीं जाता 0, 42 में दोगे 7 छिंग 42, 9 में 7 का भाग नहीं जाता यानी 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से विभाजित करोगे तो 6 बार में 66 आएगा, 8 बचेगा यहाँ। ठीक है ना, 8 बचेगा तो 82 हो गया, 7 बार भाग लगाओगे 77 ही बनेगा, 5 बचेगा, 59 में 59 आएगा ही नहीं 11 के पहाड़े में, तो 11 से भी नहीं कट सकता ये। ठीक, 13 से भाग लगाओगे तो 13 पंजे 65, 6 बार में 78 आएगा जो कि ज्यादा है। ठीक है, 65 लिखोगे तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा तो 92 बन गया, 13 7 91, 1 बचेगा 19 हो गया, 13 का भी भाग इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा धैर्य रखना है, ये नहीं सोचना है कि यार किसी का भी भाग नहीं जा रहा तो ये तो प्रश्न ही नहीं आ रहा अपने को। ये प्रश्न ऐसा है जो अपने प्रैक्टिस में होगा तो अपन एग्जाम में आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना, और 10th में भी ये मान के चलिए कि लगभग लगभग अधिकतर क्वेश्चनों को चेंज नहीं किया जाता है, या तो प्रश्नावली के क्वेश्चन होते हैं या उदाहरण में से दिए जाते हैं। ज्यादातर जो प्रश्न है 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर अपने हिसाब से बना सकता है, बाकी ज्यादा चेंज वो नहीं करेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा दोहराओगे तो लगभग आपको प्रश्न दिमाग में छप जाएंगे कि किस तरीके से इनको हल करना है। ठीक है, 13 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या हो जाएगी 17, क्योंकि 14 15 16 तीनों कैसी ये भाज्य संख्या है। 17 के भाग लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, 17 चौक 68 हो गया, कितना हो गया 68, 5 बार में 85 ज्यादा हो जाएगा, 68 हमने ले लिया जैसे। ठीक है, 68 घटाने के बाद में यहाँ बचेगा 6, 6 बच गया है ना, मैं लिखता हूं देखो, यहाँ कितना हो गया देखो 17 चौक 68, किसका भाग लगा रहे हैं अपन 17 का, यहाँ बच गया देखो कितना 6। ठीक, अब ये कितना बना देखो 62 बन गया, 17 तिया 51 में करना पड़ेगा। ठीक है, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार में 51 हो गया, 62 में से 51 घटाओगे तो यहाँ बच जाएगा 11, 11 लिखते हैं क्या हो गया 119। और हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 17 के पहाड़े में 7 बार में क्या आ जाता है 119। ठीक है, यानी ये 17 से विभाजित हो रहा है। ठीक, तो सीधा 17 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा देखो, अब 17 से विभाजित नहीं होगा, कैसे चेक करके देख लो, 17 दूने 34। ठीक है, अब 43 में से 34 घटाओगे तो 43 में से कितना घटाना है अपने को 34 घटाना है। ठीक है, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ आ गया 0, तो अपने पास 9 आ गया, 9 को आगे लिखोगे तो ये 97 बन गया, और 17 के पहाड़े में 97 आता ही नहीं। ठीक है, यानी अब ये 17 से विभाजित नहीं होगा। आगे ध्यान दीजिएगा देखो, अब हमें जो भाग देना है इसके आगे आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है 19 है, 19 का भाग लगाओगे तो 19 दूने 38, यहाँ बचेगा 5, और 19 दिया 57, और 23 में सीधा किसका भाग चल जाएगा 23 का ही भाग चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड ये वाला, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा 17 का, फिर 19 का, फिर 23 का। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दबाजी करोगे तो इसको आप या तो छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे, तो वैसा अपने को नहीं करना है। ठीक है ना, तो इसको व्यवस्थित रूप में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 7429 बराबर में क्या हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आंसर आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है, ये नोट कीजिए आप जल्दी से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। अब ये जो प्रश्न है लगभग अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आ जाती है तो ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें 2 या 3 प्रश्न होंगे, देखो कितने प्रश्न दिए हुए, 3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इसमें से आपको क्या करना है देखो, तीन प्रश्न दिए हुए हैं इसमें, एक तो ये वाला प्रश्न है, एक 510 और 92 वाला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें से एक प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं, बचे हुए आप करना। एक ये वाला प्रश्न है, इसको आप करना। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये होमवर्क है आपका, ये इजी क्वेश्चन है तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। आगे के जो प्रश्न है वो मैं करवा देता हूं, देखो इसमें से ये वाला प्रश्न मैं करा देता हूं 510 और 92। ठीक, प्रश्न क्या है देखो ध्यान दीजिएगा, पहले तो प्रश्न दिया हुआ है अपने को कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस चीज की जांच और करनी है अपने को। तो एचसीएफ हमें पता है कि एचसीएफ किसको बोलते हैं मैसे को बोलते हैं। ठीक है, और एलसीएम किसको बोलते हैं लैसे को बोलते हैं। तो यहाँ हमें जो चीज सीखने को मिलेगी ना वो मैसे और लैसे भी हमें सीखने को मिलेगा कि मैसे और लैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा देखो, इसमें आगे ध्यान देंगे तो कैसे हल होगा देखो,
सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां 510, इसके अभाज्य गुणनखंड अलग निकलेंगे और फिर हम लिख लेते हैं 92, इसके अभाज्य गुणनखंड अलग निकलेंगे। ठीक है, इकाईकांक 0 है तो हमें सबसे पहले 2 का भाग लगाना है, 2 का भाग लगाओगे 2 दूने 4, यहां बच गया 1, 11 बन गया, 2 पंजे 10, यहां भी 1 बच गया, 2 पंजे 10। ठीक है, इकाईकांक 5 है तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी पहले 3 का भाग लगाना है, 3 का भाग लगाओगे 8 बार में 24 और 5 बार में 15। अब सीधा किसका भाग लगेगा, 5 का, 3 का भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया 5 एकम 5, यहां बच गया 3, 5 7 35 और 17 एकम 17। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इधर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ सबसे पहले 2 का भाग लगाना है, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 दूने 4, 2 तिया 6, फिर 23 में भाग लगाओगे तो 23 एकम 23, इस तरीके से आ जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों के अंदर या जितने भी अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं उनमें कॉमन क्या है। ठीक है ना, जो कॉमन है वही किस क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। जैसे यहां देखोगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 2 कॉमन है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, देखो एचसीएफ किस किस का, 510 और 92 का, उसमें हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ 2, क्योंकि 2 कॉमन है दोनों में। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा, देखो 3 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है, इधर नहीं है, 5 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, यानी और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हमें दिखाई दे रही है। केवल कॉमन कौन दिख रहा है, देखो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो केवल और केवल इसका जो मैस है वो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हुआ सबसे पहले एचसीएफ के रूप में। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से अपने को एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम में अलग अलग नहीं करके एक साथ करना है। ठीक है ना, ध्यान देना, देखो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, एलसीएम की, यानी लसाई की, है ना। एचसीएफ तो क्या होता है, मस है, और एलसीएम क्या होता है, लस है। इसमें क्या होगा, इसमें एक साथ हल किया जाएगा, एक साथ हल करोगे तो कैसे होगा, देखो ये हमने दोनों संख्या एक साथ लिख दी। सबसे पहले लिख दिया हमने 510, फिर लिख दिया हमने 92, दोनों एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने के बाद अब भाग लगाएंगे तो सबसे पहले 2 का जाएगा, 2 दूने 4, यहाँ 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, इधर 2 चौके 8 और 6 बार में 12। ठीक, वापस 2 का भाग लगाएंगे, इसमें 2 का भाग नहीं जाता है तो इसको वापस ऐसा कैसा लिखना है। ठीक है, और इसको लिखेंगे 2 दूने 4, 2 तिया 6, यानी आपको क्रम से भाग लगाते हुए लिखते जाना है। ठीक है ना, जब तक 2 का जा रहा है 2 का दे दो, नहीं जा रहा है तो फिर आगे 3 का 5 का इस तरीके से देना। ठीक, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, देखो 5 5 10, 10 और 2 12, यानी 3 का भाग हमें देना पड़ेगा। पहले भाग लगाया, 8 बार में 24, 5 बार में 15, 23 ऐसा कैसा। ठीक है, अब भाग लगाएंगे 5 का, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 23 ऐसा कैसा, भाग नहीं जा रहा है तो 23 को ऐसा कैसा लिखना है। ठीक है, अब देखो दोनों में से छोटी संख्या 17 है तो पहले मैं 17 का भाग लगा देता हूं, 17 एकम 17 और 23 ऐसा कैसा, और लास्ट में जो भाग लग जाएगा वो किसका लग जाएगा, 23 का भाग लग जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में किसका भाग लग जाएगा, 23 का भाग लग जाएगा। ये आ गया देखो 1 और 1। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो वैसे के लिए तो ये तरीका हमने लगा दिया। एलसीएम में क्या होता है, ये जो हमें दे रखे हैं सारे, इन सबको गुणा कर लो, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, सबको गुणा करते हैं क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखो एलसीएम बराबर ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, इन सब को अपने को गुणा करना है, गुणा करोगे तो टोटल एलसीएम हमें पता चल जाएगा। एलसीएम किस किस का है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एलसीएम किस किस का है, 510 और 92 का। ठीक है, गुणा करते हैं, देखो क्या होगा, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, एक संख्या तो कितनी होगी, 60 होगी यहाँ तक। और ये कितना हुआ, देखो 23 और 17 को पहले अलग से गुणा करके देख लेते हैं। 17 के पहाड़े में 3 बार में 51 के 1 हासिल के 5, 17 दूने 34, 34 और 5 कितना हो गया, 39, 391 आ रहा है इन दोनों को गुणा करने पर। 391 को गुणा कर दो किससे, 60 से। ये जीरो तो हम लास्ट में ऐसे कैसे लगा देंगे, सीधा 6 से गुणा करते हैं, 6 एकम 6, 6 नाम 54 के 4 हासिल के 5, 6 तिया 18, 18 और 5 हो गया दोस्तों 23, कितना हो गया 23। तो गुणा क्या आ रहा है, 23,460। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 23,460।
ठीक है, ये दो चीजें हमें पूछी गई थी कि आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ तो ये हो गया, एलसीएम ये वाला हो गया, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, देखो साथ में हमें ये कहा गया है कि इसकी जांच भी करो कि जो आया है वो सही है कि नहीं है। जांच किससे करनी है? तो जांच एक सूत्र से करनी है, ठीक है ना। इसकी क्या करनी है? जांच करनी है। जांच करनी है अपने को किससे? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। तो पहला पूर्णांक में ए मान लेता हूं, दूसरा पूर्णांक बी मान लेता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखो एचसीएफ की जगह तो हमें 2 रखना है, एचसीएफ की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। एलसीएम की जगह ये वाला रख देंगे 23,460, ठीक है। ए का मतलब पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक कौन सा है? 510, और दूसरा पूर्णांक कौन सा है? 92, यानी 92 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को गुणा करने पर दोनों साइड जो है वो बराबर आनी चाहिए। देखो तो यहां से गुणा करोगे 0 ऐसा कैसा, 2 इंटू 6 हो गया 12 के 2 हासिल के 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूने 4, 46,920 हमें प्राप्त होगा। 510 को गुणा करना है किससे? 92 से, ठीक है ना। 510 को 92 से गुणा करना है, यहां मैं लिख देता हूं, देखो 510 इसको गुणा करना है 92 से। तो ये 0 तो ऐसा कैसा आ जाएगा लास्ट के अंदर। डायरेक्ट गुणा करते हैं, देखो 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, इधर 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ये हो गया 2 9 6 और 4, ठीक है। 4,692, 0 को इसमें शामिल करोगे तो 4,692, 0 और आ जाएगा तो 46,920 हो जाएगा। यानी इधर भी कितना आ रहा है? 46,920। यानी हमने जो प्रश्न हल किया है उसका उत्तर सही है, ठीक है। तो ये इसकी जांच होगी। तो ये ध्यान रखना है, ये पूरा पैटर्न अपने को इसमें हल करना है। कैसे होगा? पहले तो एचसीएफ निकलेगा, फिर एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ अलग अलग निकालना है, एलसीएम एक साथ निकालना है, ठीक है। दोनों निकालने के बाद में इस तरीके से इस सूत्र से अपने को जांच करनी है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक तरीका और होता है, ये तो वो तरीका है जो हम छोटी क्लासों में काम में लेते हैं, और मैं यही कहूंगा कि तरीका वही काम में लो जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लिकेटेड तरीके लगा के और उसमें उलझ जाएं। भाई हम एग्जामिनर जो है वो ये थोड़ी देख रहा है कि आपकी नॉलेज कितनी है, उसको तो आंसर से मतलब है। तो आप अगर आसानी से किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सही होगा, ना कि ये कि आप उस प्रश्न में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कि नहीं साहब मैं तो सबसे अलग करके बताऊंगा और फिर मान लो आंसर ही गलत आ जाए या बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, तो ऐसा तरीका क्या काम का, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हल होता है, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि आप इसी से करें, ठीक है ना। आपको यही समझाऊंगा कि आप इसी तरीके से करें, ठीक। नोट कीजिएगा आप इसको जल्दी से, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो अगला प्रश्न ये है। तो अगला प्रश्न आपको मैं उसी तरीके से बता देता हूं कैसा होगा, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। एचसीएफ के अंदर हम पहली संख्या लिख लेते हैं 336 और दूसरी लिख लेते हैं 54। 336 को भाग लगाओगे 2 से, 2 एकम 2, ठीक है, ये बच गया 13, ये हो गया 2 छिंग 12, एक बच गया, 2 अंटे 16, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर 8 बार में 16 हो गया, 4 बार में 8 हो गया, फिर 2 चौके 8, 2 दूने 4, ठीक है, 2 दूने 4, 2 एकम 2। अब भाग लगेगा 3 का, 3 7 21 और 7 एकम 7। इस तरीके से इसको विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, इसमें भाग लगाओगे तो 2 दूने 4, एक बचेगा, 2 7 14, फिर 3 का भाग लगाना पड़ेगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है, देखो ध्यान दीजिएगा। इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से। हमारे पास दो संख्या है, एक तो है 336, 336 के टुकड़े ये आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 बार तो आ रहा है अपने पास 2, 4 बार तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 3 जो है वो केवल एक ही बार आ रहा है, और 7 जो है वो भी एक ही बार आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो 54 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? 2 केवल एक ही बार आ रहा है, 3 आ रहा है 3 बार। इस तरीके से अपने को उसको लिखना है, ठीक है ना। घात के हिसाब से कैसे हल करोगे वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक पहले पिछले प्रश्न में हमने दूसरा तरीका देखा है मैसे और लैसे निकालने का, यहां मैं आपको अन्य तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। यहां घात से हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जैसे हम बात करें एचसीएफ की, कि एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ में अपने को ध्यान में रखना है कि जो कॉमन आ रहा है, जैसे 2 इसमें भी है इसमें भी है। अब यहां देखोगे, मैं दोनों एक साथ बता देता हूं, देखो एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ आप निकालोगे तो एचसीएफ में क्या देखना है, देखो ये दोनों कॉमन है, दोनों में 2 आ रहा है, एक में घात 4 है, एक में घात 1 है। तो क्या करना है, जो छोटी घात है वो तो लिखनी है अपने को एचसीएफ के अंदर, और जो बड़ी घात है वो लिखनी है एलसीएम के अंदर,
बात आ गई समझ में? छोटी घात तो किस में लिखोगे? एचसीएफ के अंदर, और बड़ी घात किस में लिखोगे? एलसीएम के अंदर। ठीक, क्योंकि जो कॉमन है तो 2 की घात 1 दोनों में मौजूद है, तो वही तो केवल एचसीएफ में मैसे में आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। आ जाओ आगे। ये 3 की घात 1 है, 3 की घात 3 है, यहां भी वही नियम लगाना है आपको। छोटी घात तो लिखनी है एचसीएफ यानी मैसे में, और बड़ी घात लिखनी है लैसे के अंदर। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। देखो अब हमें यहाँ 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो 7 है ये इसमें नहीं है। अब इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है, और जो कॉमन नहीं होगा उसको अपने को मैसे में नहीं लिखना है। ठीक है ना, लेकिन लैसे में लिखना है, क्योंकि अपने लैसे का नाम क्या देखा था? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहां क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब जो संख्याएं कॉमन नहीं है उसको भी आपको इसमें शामिल करना है। ठीक है ना, यानी ये जो 7 है केवल और केवल किस में आएगा? एलसीएम में आएगा, एचसीएफ में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ना, आगे ध्यान देंगे। देखो इसके आगे क्या हो जाएगा? अब यहां एचसीएफ निकालोगे तो इनको गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है? 2 तिया 6, ये तो आ गया इसका एचसीएफ। एलसीएम निकालोगे तो देखो इसका प्रसार करने पर गुणा हो सकता है। जैसे 2 की घात 4 है, 2 को 4 बार गुणा करना है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, कितना हुआ? 16 हो गया। 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 को 3 बार गुणा करने पर कितना हो गया? 27 हो गया। और 7 ऐसा कैसा, इन सभी को गुणा करोगे तो आपको लैसे मिल जाएगा। ठीक है, गुणा करते हैं, देखो क्या हो सकता है। गुणा करने पर देखो क्या हो जाएगा। जैसे हमें इन तीनों को गुणा करना है। ठीक है, तीनों को गुणा करोगे तो कितना हो सकता है? देखो जैसे 16 को अगर मैं 7 से गुणा करूं तो ये कितना बन रहा है? देखो ये बन गया 112। ये कितना बन गया? 112। 112 को सीधा मैं गुणा कर देता हूं 27 से। 112 को किससे गुणा कर दें? 27 से। भाई तीनों को गुणा करना है तो 16 को पहले 7 से गुणा कर लो। ठीक है ना, या किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जिससे जल्दी हो जाए उसी से गुणा करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 14 के 4 हासिल के 1, 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। 2 से गुणा करोगे, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 4 हो गया। 12 के 2 हासिल के 1। ठीक है, ये हो गया 8 और 2 10 के 0, यहाँ भी हासिल का 1, ये बन गया 3। यहाँ कितना आ गया? 3024 आ गया। कितना आ गया? 3024। ये आ जाएगा अपने पास इसका गुणनफल। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एचसीएफ यानी मैस है, और ये हो गया लेस है। अब इसकी जांच करनी है तो जांच कर सकते हो आप। देखो जांच कैसे होगी इसकी। इसकी जांच करने के लिए कोई तरीका अपने को काम में लेना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ठीक है, एचसीएफ कितना है? देखो एचसीएफ है 6, एलसीएम कितना है? एलसीएम है 3024, बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 336 और 54। 336 और 54। यहां कितना बना? देखो 6 चौके 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूने 12 और 2 14 के 4 हासिल के 1, और 6 तिया 18। ठीक है, 18,144। इधर क्या आएगा? देखो इधर चेक करते हैं। 54 को गुणा करना है अपने को 336 से। ठीक है, मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ। देखो 336 को गुणा करना है अपने को 54 से। 24 के 4 हासिल के 2 हो गया, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1 हो गया, 4 तिया 12 और 1 यहाँ कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, 30 के 0 हासिल के 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल के 1, 5 तिया 15, 15 और 1 कितना हो गया? 16 हो गया। यहाँ कितना आ गया? 4 4, 8 और 3 11 के 1 हासिल के 1, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ एक ऐसा कैसा, तो यहाँ आ रहा है 18,144। क्या दोनों मान बराबर हैं? तो दोनों मान निश्चित रूप से बराबर है। और ये बराबर आने का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमने प्रश्न हल किया है ये कैसा है? बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये दूसरा तरीका है जिससे अपन इसको हल कर सकते हैं। मैसे और लेसे निकालने का दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए आप, ध्यान दीजिएगा। देखो इसको, इनको मत लिखिएगा, है ना, ये तो केवल कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन नहीं लिखनी है आपको, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैलकुलेशन है, बाकी चीजें आप नोट कर लीजिए ऐसे कैसे फटाफट। चलिएगा आगे ध्यान दीजिएगा। तो इसका एक प्रश्न आपको करना है, 2 प्रश्न मैंने दोनों अलग अलग तरीके से आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। देखो तो यहां तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 3 के अंदर देखोगे तो यहाँ देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या ज्ञात करो? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। बताइए, सेम क्वेश्चन है।
पहले वाले में भी ज्ञात किया हमने एचसीएफ और एलसीएम। बस यहाँ फर्क क्या है, यहाँ 3 संख्याएं काम में ली गई है, तो 3 से क्या फर्क पड़ेगा, नियम तो वही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है ये मैं आपको एचडब्ल्यू के हिसाब से, यानी आपको ये स्वयं करना है। ठीक है ना, ये आप स्वयं करेंगे। इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला इसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 17 की। अभाज्य गुणनखंड अगर हम ज्ञात करें, दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, एक तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ की चर्चा करते हैं। एचसीएफ निकालोगे तो देखो 17 में हमें भाग लगाना है, डायरेक्ट 17 का ही लगेगा। ठीक है, 23 में भाग लगाएंगे तो डायरेक्ट 23 का ही लगेगा, और 29 में लगाएंगे तो डायरेक्ट 29 का ही लगेगा। तो यहां सीधा उसी का भाग लगेगा, उसी का भाग लगेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एचसीएफ में अगर हम यहां देखें तो यहां तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 17, 23 और 29 कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको 0 नहीं लिखना है। क्या लिखना है, 1, क्योंकि 1 का भाग तो सभी में जाता है ना। तो 1 ऐसी संख्या है जो सभी के अंदर में से लिखी जाएगी। अगर वहां कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो आपको 0 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, तो यहां मैं एचसीएफ लिख देता हूं 1। ये गलती नहीं करनी, अधिकतर बच्चे यहाँ 0 लिखते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम जो है क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम के लिए अपने को एक साथ हल करना है। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग लगा दो, बची हुई संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी। ठीक है, अब 23 का भाग लगा दो, 29 ऐसा कैसा आ जाएगा, और अब 29 का भाग लगा दो। ये पूरी पूरी तरह से हमने भाग दे दिया। ठीक, अब जो बचा है देखो, हमें पता है कि इनका गुणनफल इला से होता है, तो इनका गुणनफल करेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तीनों को हमें गुणा करना है। ठीक है, तीनों को गुणा करोगे तो पहले दो संख्याओं को गुणा कर लो। देखो तो ये हो जाएगा, देखो 17 × 51 हासिल के 5, 17 दूने 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39। 391 को गुणा करना है 29 से। ये हो गया 9 एकम 9, 81 के 1 हासिल के 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो गया 35 हो गया। फिर 2 एकम 2, 9 बार में 18 हो गया, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, 9 3 13 के 3 हासिल के 1, 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया। ये हो गया दोस्तों 11,339। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ तो 1 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया 11,339। इस तरीके से हमें हल करना है। ठीक, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। एचसीएफ और एलसीएम आप निकालना आप सीख चुके होंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आप हल करके और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको निश्चित रूप से मैनेजमेंट जो है उनकी तरफ से आपको मैसेज किया जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है ना, जो भी हमारी कंप्यूटर एक्सपर्ट टीम है वो आपको जवाब जरूर देगी उस चीज का। आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, हम आराम से कर सकते हैं। कैसे होगा देखो ध्यान दो। एचसीएफ हमें दिया गया है कितना, 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, एचसीएफ दिया गया है हमें 9, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो एचसीएफ तो 9, एचसीएफ तो कितना है 9। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, देखो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम में लिख देता हूं प्रश्नवाचक चिन्ह, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यहाँ दो संख्याओं की बात की गई है, देखो एक तो 306 और एक 657, दोनों तरफ यही है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों ए बराबर तो 306 और बी बराबर में लिख देता हूं 657। ठीक है, अब हमें पता है कि जब इनकी चर्चा की जाती है तो यहां सूत्र लगाया जाता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यही सूत्र लगाया जाएगा। अब यहां मान रख दो जो जो हमें दिए गए, तो मान रखते हैं, देखो क्या होगा, एचसीएफ की जगह 9, एलसीएम की जगह हमें ज्ञात करना है, तो मैं एलसीएम ही लिख देता हूं। ठीक, ए की जगह आ जाएगा 306 और बी की जगह आ जाएगा 657। क्लियर है यहां तक। ठीक, अब हमें देखो एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, हम इस 9 को इधर भेज देंगे। 9 यहां गुणा में, इधर आते हैं किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो भाग में हो जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा इधर, ये हो गया एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बटे हुए 9।
अब ऊपर वाली संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो जो 3 का नियम है वही तो 9 का नियम है। 3 का नियम क्या है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम नियम किसका है? 9 का, कि अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां क्या करना है, देखो इनको जोड़ के देखना है। 6 और 3 9 बन रहा है तो 9 का भाग जा सकता है आराम से इसमें। यहां देखोगे 7 और 5 12, 12 और 6 18, देखो 9 का भाग इसमें भी जाएगा। तो यहां दोनों संख्याएं ऐसी है जो 9 से विभाजित हो सकती है। तो आपको 9 से सीधा इसको काट देना है। 9 से काटोगे तो 9 7 63, 2 बचेगा, 2 बचते कितना हो गया, 9 तिया 27। तो हमें जो संख्या दिखाई दे रही है वो क्या है, देखो एलसीएम बराबर 306 इंटू 73 यानी 73। इनको गुणा करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या आएगा देखो, 306 को गुणा करना है किससे, 73 से। 18 के 8 हासिल के 1, 3 तिया 9, 42 के 2 हासिल के 4, 7 तिया 21, यहाँ हो गया 8 3, 13 के 9 और 4 13 के 3 हासिल के 1, ये बन गया 2, ये बन गया 2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं एलसीएम बराबर 22,338, 22,338, ये आ गया इसका उत्तर। ठीक है ना, तो छोटे क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए आप जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या हम जानते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, गिनती। हम सबसे पहले हमें क्या पढ़ाई जाती है, गिनती पढ़ाई जाती है, और गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से। तो नेचुरल जो नंबर है, प्राकृत संख्या जो है वो किससे शुरू होगी दोस्तों, 1 से शुरू होगी। ठीक है, एन के लिए संख्या 6 की घात एन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे हल होगा। हमें क्या करना है, सीधा लिखना है। देखो संख्या क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है 6 की घात एन। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, संख्या क्या है, 6 की घात एन। इसके अगर मैं टुकड़े करता हूं तो 6 के टुकड़े क्या बने, 2 इंटू 3 की घात एन। ठीक है, ये टुकड़े बन गए। अब मैं यहां आपको कुछ उदाहरण देता हूं। देखो अगर मैं यहां जैसे मैं 10 लिखूं, यहां 10 जीरो पे समाप्त हो रहा है। एक संख्या में ले लेता हूं दोस्तों 40, ये भी किससे समाप्त हो रही है, 0 पे समाप्त हो रही है। ऐसे आप और भी कई उदाहरण ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ 2 उदाहरण लेके आपको जो नियम है वो समझाना चाहता हूं। देखो ये 10 जो है, इस 10 के टुकड़े अगर मैं करता हूं तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 5, यही लिखूंगा। 40 के अगर मैं टुकड़े करता हूं तो 40 के टुकड़े क्या बनेंगे, देखो 40 में अगर भाग लगाओगे आप 2 का तो कितना आ गया, 20 आ गया, फिर कितना आ गया, 10 आ गया, फिर कितना आ गया, 5 आ गया, और फिर कितना आ गया, 5 आ गया। भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा। अब अपने पास देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे अपने पास आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो कि यहाँ भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, कितनी बार आ रहा है वो अलग चीज है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ एक नियम बन गया। नियम क्या है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में आपको निश्चित रूप से क्या क्या मिलेगा, 2 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मौजूद है वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, और जिनमें नहीं है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, देखो 6 की घात n, टुकड़े क्या हो गए, 2 इंटू 3। अच्छा यहाँ 2 और 5 दिख रहा है क्या आपको, आप कहोगे कि सर 2 तो हमें दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा, हमें 3 दिख रहा है। तो 3 दिख रहा है तो इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ क्या क्या होना चाहिए था, सबसे पहले तो 2 और 5 होना जरूरी है ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी हो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को सबसे पहले क्या देखना है, 2 और 5 उसमें होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। यहाँ तरीका क्या रहेगा, क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो मौजूद है या उपस्थित है, 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, बस यही आंसर है। तो ये केवल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि 0 पर समाप्त कब होती है कब नहीं होती। ऐसा अपन हर प्रश्न के लिए चेक कर सकते हैं, अगर ये प्रश्न चेंज भी करता है तो अपन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है ना, तो कैसे हल करेंगे, देखो इस पे ध्यान दीजिएगा।
दो संख्या हमें दी गई है। पहली संख्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है। और दूसरे नंबर की संख्या दी गई है, अच्छा ये दूसरे वाली संख्या है ना, इसको आप दूसरी मान लीजिएगा, ये दूसरी संख्या है, ठीक है। या मैं थोड़ा व्यवस्थित लिख देता हूं, देखो पहली संख्या क्या है, देखो पहली संख्या ऊपर वाली है, ये वाली 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और दूसरी क्या है, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है। अब इसको कैसे हल करना है, देखो ध्यान दीजिएगा। हमें दिख रहा है, देखो यहां से लेके यहां तक ये एक ही संख्या है, क्योंकि गुणा में, गुणा वाली संख्या से एक ही संख्या माना जाता है उसको, ठीक है। और ये प्लस के बाद में जो पद है ये अलग पद है, ठीक है ना। तो जब किन्हीं पदों के अंदर प्लस या माइनस लगा दिया जाता है तो वो पद कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर गुणा लिखा हुआ है तो वो सारा पद क्या है, एक ही है, क्योंकि गुणा करोगे उससे एक ही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ दो पद हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों के अंदर 13 आ रहा है, तो यहाँ 13 कॉमन है। क्या बचा, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 एकम 13, यानी एक लिख देते हैं अपन। यहाँ भी 13 एकम 13, यानी यहाँ भी क्या बच गया, एक बच गया। यानी अपने को 13 जो है वो कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद यही आएगा, ठीक। क्या बचा, देखो 13 इंटू ये बना, देखो 11 इंटू 7 77, 77 और एक कितना हो गया, 78 हो गया। 77 और एक कितना हो गया, 78। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखो कि 13 एक अभाज्य संख्या है, और 78 के भी अगर हम टुकड़े करेंगे तो वो भी कैसे आएंगे, अभाज्य आएंगे। यानी यहां हमें जो प्राप्त हो रहा है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो रहा है, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हमने कौन सी प्रमेय पढ़ी है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और वो प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय ये कहती है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां देखो क्या आ रहा है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ रहा है, यानी निश्चित रूप से इससे बनने वाली संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से दी गई संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है, दी गई संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई होगी। क्यों है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो रहा है, और गुणा के रूप में अगर आता है अभाज्य संख्याओं में तो उससे कैसी संख्या बनेगी, भाज्य संख्या बनेगी। और ये कौन कहता है, ये कहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इधर भी अगर देखोगे तो यहां से लेके यहां तक देखो सेम पद है, पूरा गुणा में है तो ये एक ही है, और यहाँ ये प्लस लगा के लिखा हुआ है तो ये दूसरा पद जो है वो इससे अलग है। तो आपको क्या करना है, यहाँ भी दिख रहा है देखो 5 दोनों तरफ आ रहा है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। क्या बचा यहाँ, 6 इंटू 5 एकम 5, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ क्या हो गया, 5 एकम 5। 5 में ऐसा कैसा लिख देता हूं, ये गुणा करने पर क्या बना, देखो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 6 चौके 24, 24 इंटू 3 कितना हो गया, 72। 72 को 2 से गुणा करोगे, ठीक है ना, 72 को किससे गुणा करोगे, 2 से, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2 7 14, यानी 144, ठीक है। 144 और एक कितना हो गया, 145, ठीक है। यहां देखिएगा कोई चीज छूटी तो नहीं है इसमें, गुणा क्या किया अपन ने, देखो यहां से ये हो गया 6 एकम 6 और इधर हो गया 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 को 6 से गुणा करना है तो लगभग यही चीज आएगी, ठीक है ना, 144 ही आएगा। 144 और एक कितना हो गया, 145, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अब यहां इसको लिखोगे तो 5 इंटू 145 हो जाएगा। अब यहां देखो 5 और 145, 145 के और टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी यहां भी कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो रहा है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां भी ये कैसा हो जाएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से ये भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, तो इसको भी क्या लिखा जाएगा, भाज्य संख्या लिखा जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है ना, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, और ये शायद आज के टॉपिक का, मतलब आज की प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। कैसे होगा, देखो ध्यान दीजिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ बना हुआ है, पथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, रास्ता, ठीक है ना। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है पथ, एक होता है पथ्य, ठीक है ना, हिंदी में पढ़ते हैं अपन
कि युग्म शब्द जिसको हम बोलते हैं, जिनके जो उच्चारण है वो तो लगभग एक जैसा है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो पथ का मतलब तो क्या होता है दोस्तों, रास्ता होता है। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। और पथ्य जो है वो क्या होता है, रोगी को दिया गया भोजन होता है। क्या होता है, रोगी को दिया गया भोजन। ये कभी कोई एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि पथ्य क्या होता है, रोगी को दिया गया भोजन होता है, और पथ का मतलब रास्ता होता है। चलो आ जाओ गणित पे। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं भाई। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि जी को कितने लगते हैं, देखो 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, रवि जी को 12 मिनट लग रहे हैं, रवि जी फास्ट हैं, और सोनिया जो है वो ज्यादा समय ले रही है दौड़ने में। चलो आगे ध्यान दीजिएगा। वे दोनों एक ही स्थान, क्या कह रहा है ये, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, देखो ऐसे शब्द कहीं आते हैं, कैसे, एक ही स्थान, एक ही समय, एक ही दिशा। तो ऐसी स्थिति में अपने को उनको एक साथ हल करना है। एक ही दिशा, एक ही समय, एक साथ का मतलब एक साथ हल करना है। एक साथ का मतलब लय से लेना है। लय से में तो अपन एक साथ हल करते हैं, तो यहां लय से लेके हल करेंगे इसको। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, देखो कैसे होगा। अपने को पूछा गया है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर, ये हो जाएगा दोस्तों एलसीएम किस किस का, 18 और 12 का। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, मैंने एक बता दिया है आपको कि ऐसे शब्द कहीं दिखाई दें, कैसे, एक साथ, एक ही समय, एक ही दिशा, तो वहां अपने को लय से निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकलेगा 18 और 12 का। 18 और 12 का एलसीएम अपने को निकालना आता है, एक साथ हल करेंगे। भाग लगाया हमने 2 का, 9 बार में 18, 6 बार में 12। 9 ऐसा का ऐसा, 2 तिया 6। अब किसका भाग लगाना है, 3 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब क्या आ गया, 3 एकम 3। गुणा करोगे तो क्या बनेगा, देखो 2 इंटू 3 ये हो गया 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। कितना हो गया, 36 मिनट। तो उनके दोनों के जो मिलने का समय है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 मिनट हो जाएगा। 36 मिनट के बाद दोनों वापस उन्हीं उसी स्थान पर आ जाएंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसको आप नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, देखो इस प्रश्न पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मैं एक बार देख लेता हूँ। आप जब तक जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसको आप ट्राई कीजिए थोड़ा हल करने की, मैं इसको चेक करता हूँ ये प्रश्न सही है या गलत है। देखो ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो यहाँ 6 से शुरू नहीं होके यहाँ 7 आएगा, है ना, 7 इंटू आएगा यहाँ, तो यहाँ 7 भी आएगा, इसके अंदर 7 भी आएगा। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा और चेंज हो जाएगा, ये किससे गुणा हो जाएगा, और 7 से और गुणा हो जाएगा। ज्यादा चेंज नहीं है, केवल 7 से गुणा हो जाएगा। 7 से गुणा होगा, देखो कितना हो जाएगा, 144 तो आ ही रहा था। 144 को 7 से गुणा करोगे तो 28 के 8 हासिल के 2, 28 और 2 30 के 0 हासिल के 3, 7 एकम 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 1008 बनेगा, कितना बनेगा, 1008। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो ये बन गया 1008 यहाँ तक। तो 1008 में एक जोड़ोगे तो 1009 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1009। तो 5 इंटू 1009 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 इंटू 1009 आएगा यहाँ। ठीक, यहाँ भी 1009 ही बनेगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो 1009 के भी आप टुकड़े करोगे तो यहाँ अपने को दिख रहा है कि 1009 में हो सकता है भाग नहीं जाए, 1009 में 1009 का ही भाग जाए, लेकिन फिर भी ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का गुणा जो है वो भाज्य ही तो बनाता है। तो ये कैसा बन जाएगा, देखो भाज्य संख्या बन जाएगा, और यही तो अपने को सिद्ध करना है। ठीक है ना, और यहाँ जो प्रमेय काम में आ रही है वो कौन सी है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, और भी अब अगर कोई प्रश्न कराया जाता है तो यहाँ से यही कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा कि मान लो जो प्रश्न है वो लगभग लगभग 100% सही हो, मैं किसी भी प्रकार की कोई गलती उसमें नहीं करूंगा। मान लो कोई टाइपिंग मिस्टेक या कोई होती है तो आप मेरे से, अगर कोई चूक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य से कहीं गलती हो सकती है। ठीक है ना, गलती तो भगवान से भी हो सकती है, तो हो सकता है, कोशिश यही करेंगे कि आपको बिल्कुल 100% सही मैटर दिया जाए। फिर भी अगर बाई चांस कोई 19-20 गलती होती है तो बता दीजिएगा कमेंट में। चलो आगे ध्यान दीजिएगा, तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों।
सारे प्रश्न हमने देख लिए हैं लगभग, कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं तो आपको उसको ट्राई जरूर करना है। तो ये आपका जो टॉपिक था वास्तविक संख्याएं, उसका प्रश्नावली 1.1 जो है वो कंप्लीट है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह आज भी पढ़ने में मजा आया होगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और इसके बाद में अब जो प्रश्नावली हम पढ़ने वाले हैं उसमें 1.2 में हम चर्चा करेंगे परिमेय और अपरिमेय से संबंधित प्रश्नों की। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में परिवार में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो साथ में उनको भी तो पढ़ाइए। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कोई दिक्कत हो अच्छा लगता है कमेंट कीजिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको इसी तरीके से अच्छा मैटर मिलता जाएगा। आज का जो सेशन है उसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।